प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत का व्यवहारवादी उपागम जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन। भाई, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में हर्बर्ट साइमन से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ सभी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी है और एक एक बात की मैं तरीके से व्याख्या करूँगा। मेरा मूल लक्ष्य मेरे विद्यार्थियों को तरीके से राजनीति विज्ञान को समझाना और राजनीति विज्ञान का ही जो पार्ट लोक प्रशासन है इसको समझाना। मैं औपचारिकता नहीं निभाता हूँ, मैं वाहवाही के लिए अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, नहीं, मैं वास्तविक रूप में 23-24 वर्ष हो गए मुझे महाविद्यालय में पढ़ाते हुए। मैंने वहाँ देखा कि विद्यार्थियों को उस अनुरूप बताया ही नहीं जाता है जिस अनुरूप राजनीति विज्ञान को समझाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं राजनीति विज्ञान को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा और मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। यस, तो आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी संगठन के सिद्धांत चल रहे हैं जिनमें उपागम ही चल रहे हैं कंटिन्यू। अभी लगभग 6-7 लेक्चर में और अपलोड करूंगा संगठन के सिद्धांतों के संदर्भ में। सारे सिद्धांत अपलोड करने के बाद में ही हम भाई प्रशासनिक व्यवहार की बात करेंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि पहले मैं आपको सारे सिद्धांत समझाऊंगा, उसके बाद में लोक प्रशासन को समझने में आपको परेशानी हो ही नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को समझिएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी जो है लेक्चर अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो सिद्धांत है, वो अपलोड करूंगा, उसके बाद में व्यवहारिक पक्ष अपलोड करूंगा। मैं क्रमबद्ध रूप में चलूंगा, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। सबसे पहले उसके सिद्धांतों को समझाऊंगा, उसके बाद में उसका व्यवहारिक रूप समझाऊंगा। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? संगठन के सिद्धांतों में व्यवहारवादी उपागम जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाइए। क्या मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बनाया है? प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, यदि आप इसी को समझ जाते हैं तो फिर ये सारी बातें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या नोट करना है कि संगठन संबंधी सभी उपागमों को विद्वानों ने मोटे रूप में 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? शास्त्रीय उपागम। शास्त्रीय उपागम मैंने आपको समझा दिए हैं, सभी लेक्चर अपलोड कर दिए। दूसरा नवशास्त्रीय उपागम। नवशास्त्रीय उपागम के संदर्भ में भी 2 उपागम होते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसके बाद में आधुनिक उपागम चल रहा है। आधुनिक उपागम के अंतर्गत मैंने व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड का ये अपलोड कर दिया है। इसमें 3 उपागम होते हैं आधुनिक उपागम में। एक तो निर्णय निर्माण उपागम, दूसरा पारिस्थितिकीय उपागम, तीसरा व्यवस्थावादी उपागम। व्यवस्थावादी उपागम मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं निर्णय निर्माण उपागम की, जो कि हर्बर्ट साइमन ने दिया है। वास्तविक रूप में हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो विश्लेषण किया है वह व्यवहारवादी उपागम के आधार पर ही किया है। क्या कह रहा हूं मैं? व्यवहारवादी उपागम के आधार पर ही किया है। बाकी मैं अलग से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का आगे चल करके लेक्चर अपलोड करूंगा, स्पेशली ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, इसके चरण, सब बातें मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहां तो केवल हम व्यवहारवादी उपागम को समझ रहे हैं कि हर्बर्ट साइमन क्या कहना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निर्णय निर्माण उपागम जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है, वास्तविक रूप में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है, इसका आधार हर्बर्ट साइमन ने व्यवहारवादी उपागम को ही बनाया है। और व्यवहारवादी उपागम क्या कहता है? व्यवहारवादी उपागम मुख्यतः इस बात के ऊपर जोर देता है कि संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का विश्लेषण किया जाना चाहिए। संरचना के ऊपर इन्होंने बल नहीं दिया है, बल्कि संरचना में संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की भूमिकाओं, उनके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे, जब हम परंपरागत दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान में उसका पहला पार्ट व्यवहारवाद आता है, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद आता है। तो व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं? तथ्य की बात करते हैं। व्यवहारवादी व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि भाई वास्तविक रूप में हम संरचनाओं के माध्यम से राजनीति को नहीं समझ सकते, संरचनाओं में बैठने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं, भूमिकाओं, उनके व्यवहार को समझा जाए, अर्थात राजनीतिक व्यवहार को समझेंगे तभी हम राजनीति को समझ पाएंगे। तो यही बात यहां पर हर्बर्ट साइमन कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संगठन का ठीक से आप अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी संगठन को ठीक से आप समझना चाहते हैं, तो उस संगठन के अंतर्गत
कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के व्यवहार का, उन कर्मचारियों की क्रियाओं का, उन कर्मचारियों की भूमिकाओं का अध्ययन या विश्लेषण किया जाना चाहिए। हर्बर्ट साइमन इस उपागम के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं। बस ये इसका सार है, इसका निचोड़ है, इसके आधार पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए मैंने यहाँ नोट भी कर दिया आपकी सुविधा के लिए। कौन सा उपागम ले रहे हैं आज हम? निर्णय निर्माण उपागम, जो कि हर्बर्ट साइमन ने दिया है। यहाँ मूल बात ये ध्यान रखनी है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का जो आधार बनाया है वह व्यवहारवादी उपागम को ही बनाया है। तो आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? व्यवहारवादी उपागम की। किसने दिया है? ये हर्बर्ट साइमन ने। और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह भी किसने दिया है? हर्बर्ट साइमन ने दिया है। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ इसको समझते हैं। क्या? यहाँ मैंने नोट किया संगठन, अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि संगठन के सिद्धांतों का तो अध्ययन कर रहे हैं हम, और संगठन के सिद्धांतों में उपागमों का अध्ययन कर रहे हैं, उपागम का अध्ययन कर रहे हैं। उपागम में क्या होता है? उपागम का सीधा सा भावार्थ होता है कि वास्तविक रूप में किस विषय वस्तु का, किस घटना का अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले विषय वस्तु चुनी जाती है, विषय वस्तु को चुनना ही उपागम कहलाता है, और उपागम से जो अगला चरण होता है वो सिद्धांत कहलाता है। सामान्यकरण से सिद्धांत बनते हैं और सिद्धांत से भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ध्यान दें यहाँ संगठन, तो डेफिनेटली जब आप लोक प्रशासन को समझेंगे तो उसके अंतर्गत संगठन को समझना निहायत जरूरी है। तो संगठन के अंतर्गत वास्तव में जो व्यवहारादि उपागम को देने वाले विद्वान है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि वास्तव में व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मतलब हर्बर्ट साइमन का कहना है कि अगर आपको किसी भी संगठन को, चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, उसे ठीक से समझना है, उसका ठीक से विश्लेषण करना है, तो व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मतलब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें, केवल उसकी संरचना का अध्ययन नहीं करें। संरचना के अध्ययन का या संगठन के ढांचे का अध्ययन करने से वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सकता है। वास्तविक रूप में उस संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं हर्बर्ट साइमन? कि संरचनाओं के बजाय संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। बहुत महत्वपूर्ण बात, आप ये तीन बात नोट कीजिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्या नोट करेंगे? कि संरचनाओं के बजाय, भाई यहाँ इनका कहना वही बात है, व्यवहारवादी वाली बात है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते व्यवहारवादी भी कहते हैं कि भाई संरचनाओं का यदि आप अध्ययन करेंगे तो संरचनाओं से राजनीति को नहीं समझा जा सकता। वास्तव में उन संरचनाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी भूमिकाओं का अध्ययन किया जाए, उसके आधार पर हम राजनीति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वास्तविक रूप में प्रशासनिक व्यवहार को समझना है तो केवल संरचनाओं का अध्ययन करने से, संरचनाओं के ढांचे का अध्ययन करने से प्रशासनिक व्यवहार को नहीं समझा जा सकता, बल्कि संरचनाओं के बजाय संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मतलब कोई भी संगठन है, चाहे निजी संगठन, जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, तो इन संगठनों को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं तो उनकी संरचनाओं के बजाय उस संगठन में, मतलब महाविद्यालयों में, चाहे वह निजी है या सरकारी महाविद्यालयों में, कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिएगा। केवल उसके ढांचे के अध्ययन करने से आप प्रशासनिक व्यवहार को नहीं समझ सकते, बल्कि वास्तव में उस संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिएगा, उसके व्यवहार का विश्लेषण कीजिएगा, उसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिएगा कि वास्तविक रूप में वह किन किन तत्वों से प्रभावित होकर किस रूप में कार्य कर रहा है। इसके अध्ययन के ऊपर हर्बर्ट साइमन ने बल दिया है। तीसरी बात क्या कही इन्होंने? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वास्तविक रूप में व्यवहारादि उपागम की एक मुख्य विशेषता है। वही विशेषता ये है कि इन्होंने विशेषकर सिद्धांत के ऊपर बल दिया है हर्बर्ट साइमन ने। और वो क्या? कि इनका कहना है कि अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित हो। मतलब हर्बर्ट साइमन का कहना है कि कोई भी अध्ययन किया जाए, कोई भी शोध की जाए, कोई भी रिसर्च की जाए, शोध की जाए, तो वह शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, वह सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए। ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के, बिना सिद्धांत निर्माण के यदि वह शोध की जा रही है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। ये बात हर्बर्ट साइमन की कहना है। तो कहने का मूल भावार्थ यहाँ ये है कि हर्बर्ट साइमन ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में यदि आप संगठन को ठीक से समझना चाहते हैं तो केवल संरचना के अध्ययन से, विश्लेषण से उस संगठन को नहीं समझा जा सकता, बल्कि उस संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार का, उसकी भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उसके व्यवहार के आधार पर ही प्रशासनिक व्यवहार को ठीक से समझा जा सकता है।
ये बात है हर्बर्ट साइमन की मुख्य है। तो ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। मैंने सब बातें नोट कर दी हैं और एक एक बात की मैं व्याख्या करूंगा। आपको मैं इस रूप में समझाऊंगा कि बार बार कह रहा हूँ इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं। हाँ, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे वाहवाही पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को लोक प्रशासन समझा रहा हूँ, बस ध्यान दें। नंबर एक बात, क्या हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार, यह एग्जाम पूछ ली जाती है कि निम्न में से हर्बर्ट साइमन की पुस्तक कौन सी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, या ये पूछ लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है, हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ने कौन सा उपागम दिया है, व्यवहारवादी उपागम, और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भी इन्होंने उल्लेख किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ आगे आ भी जाएगी ये बात, तो नोट कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए व्यवहारवादी उपागम को आधार बनाया। बात आगे नहीं है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया, यहाँ आगे निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए व्यवहारवादी उपागम को आधार बनाया, मतलब हर्बर्ट साइमन विशेषकर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का ही अध्ययन करते हैं। और निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, निर्णय किस रूप में लिया गया प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, तो उस निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए इन्होंने व्यवहारवादी उपागम को उसका आधार बनाया। मतलब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में निर्णय किस प्रकार से लिया गया, तो यहाँ प्रशासन के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत जो कार्य करने वाली व्यक्ति होती हैं उनके व्यवहार को समझें, उनके व्यवहार को समझे और उनके व्यवहार के आधार पर यह बताया जा सकता है कि उन्होंने इस प्रकार का निर्णय किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के लिया। तो ध्यान दें, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते व्यवहारवादी उपागम को आधार बनाया। किसने? साइमन ने, और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। अगली बात, साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है। हर्बर्ट साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है, कार्य कराने की कला है। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रबंध होता है, प्रबंध का भी सीधा सा भावार्थ क्या होता है, कार्य कराना। तो ध्यान दें, साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है। ये एग्जाम पूछा जा सकता है, कार्य कराने की कला प्रशासन निम्न में से किसके लिए है, तो साइमन के लिए ये। उन्होंने उन प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो। मतलब हर्बर्ट साइमन ने उन सभी प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो। मतलब कोई भी कार्य यदि किया जा रहा है तो उस कार्य की प्रक्रियाओं और विधियों का इन्होंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया और बतलाया भी है। आगे चल करके मैं निर्णय निर्माण के सिद्धांत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम केवल व्यवहारवादी उपागम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस उपागम में, कौन से उपागम में, व्यवहारवादी उपागम में, जैसा कि नाम से स्पष्ट, व्यवहारवादी उपागम, तो व्यवहार, मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान को वास्तव में 3 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण, फिर आता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के 2 पार्ट हो जाते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों का अध्ययन करता है, व्यवहारवादी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, और उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों का करते हैं। जैसा कि उत्तर व्यवहारवादी नारा लगाया, कर्म और प्रासंगिकता, कर्म और प्रासंगिकता, कि आप शोध तो कीजिएगा, मतलब उसकी सार्थकता होनी चाहिए। शोध तो कीजिएगा लेकिन उसकी सार्थकता होनी चाहिए। तो हर्बर्ट साइमन भी यहाँ यही बात कह रहे हैं कि शोध यदि की जा रही तो वह सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ मूल जो भावार्थ है, ये राजनीति विज्ञान को उदाहरण देने का ये है कि वास्तव में व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में खुलकर किया गया है, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, या फिर राजनीति विज्ञान हो। ठीक है, इस उपागम में कार्यवाही से पूर्व, ध्यान दें, कार्यवाही से पूर्व, कोई भी कार्य जो किया गया है उस कार्य से पहले, निर्णय लेने से पहले, कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया कहा जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। इस उपागम में, मतलब व्यवहारवादी उपागम में, कार्यवाही से पूर्व कोई भी कार्य यदि किया जा रहा है तो उस कार्य करने से पहले, कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया कहा जाता है।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण का सिद्धांत अलग से दिया है, तो इसके ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं, अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें सब बातें आ जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निर्णय लेने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के बहुत से विकल्प होते हैं। निर्णय की आवश्यकता कब होती है, जब व्यक्ति के सामने बहुत विकल्प होते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब उन विकल्पों में से एक को चुनना ही निर्णय है भाई। जब अनेकों विकल्प होते हैं तो अनेकों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना ही निर्णय है, एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। तो ध्यान दें, निर्णय लेने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। संगठन के अंतर्गत निर्णय की आवश्यकता कब होती है, जब बहुत से विकल्प होते हैं और एक विकल्प का चयन किया जाना ही निर्णय कहलाता है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, एक विकल्प का चुनाव ही निर्णय है, एक विकल्प का चुनाव ही निर्णय है, नोट कीजिएगा इसको, एक विकल्प का चुनाव ही निर्णय है। नेक्स्ट बात, अब निर्णय कैसे लिया जाए, ध्यान दें, मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है, मतलब जैसे कोई भी संगठन है, निजी संगठन है, सरकारी संगठन है, तो इसके अंतर्गत निर्णय किस प्रकार से लिया जाए। मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसे विकल्प का चुनाव करे, अनेक विकल्प होते हैं, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन ही तो निर्णय कहलाता है, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही तो निर्णय कहलाता है। तो फिर से मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसे विकल्प अनेक विकल्पों में से, ये लिखा है ना मैंने, बहुत से विकल्पों में से एक का चयन करना है, एक का चयन करना है, निर्णय कहलाता है। तो ऐसे विकल्प का चुनाव करे जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले, मतलब ऐसे विकल्प को चुने जिससे कि वास्तविक रूप में अधिकतम सकारात्मक और कम से कम नकारात्मक परिणाम निकले, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। संगठन को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ऐसा सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। विकल्प बहुत होंगे, उनमें से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। नेक्स्ट, संगठन में, ये संगठन होगा ना, यहाँ संगठन में कर्मचारी स्तर से ऊपर के प्रबंधक, मैनेजमेंट प्रबंधक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये संगठन है, निजी संगठन है या जो है सरकारी संगठन है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कुछ भी मान लेंगे, कोई भी सरकारी संगठन मान लेंगे आप, कोई भी निजी संगठन मान लेंगे। तो संगठन में कर्मचारी स्तर से ऊपर के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जब हम किसी भी संगठन का अध्ययन करते हैं और वहां भी यदि कर्मचारियों के व्यवहार का, मानव व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में कर्मचारी स्तर से ऊपर के जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उसका अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों होता है, वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों होते हैं महत्वपूर्ण, जैसे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिएगा युद्ध के अंतर्गत, वार के अंतर्गत, युद्ध के मैदान में वास्तव में युद्ध कौन लड़ता है, सिपाही लगता है। कौन लड़ता है, सिपाही, आर्मी। लेकिन वास्तव में ये जो सिपाही होते हैं, ये जनरल की जो रणनीति होती है, जनरल के द्वारा जो रणनीति बताई जाती है, उस रणनीति के अनुरूप यदि युद्ध लड़ते हैं तो इनकी विजय सुनिश्चित है, और यदि जनरल के द्वारा बताई गई रणनीति के विपरीत चलते हैं तो फिर इनकी युद्ध में हार भी हो सकती है। तो इसमें वास्तविक रूप में किसकी भूमिका ज्यादा होगी, प्रबंधक की। इसलिए क्या कहा मैंने, संगठन में कर्मचारी स्तर से ऊपर के प्रबंधक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ सिपाही महत्वपूर्ण है या जनरल महत्वपूर्ण है, जनरल महत्वपूर्ण है। इसी बात को आप किसी संगठन के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, किसी भी संगठन का इस उदाहरण के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा महाविद्यालय की बात आती है, तो महाविद्यालय में एक सहायक कर्मचारी महत्वपूर्ण होता है या फिर महाविद्यालय का प्राचार्य महत्वपूर्ण होता है, डेफिनेटली, यस। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहां नोट किया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में 3 चरण गतिविधियों के रूप में सम्मिलित होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में संगठन में जो निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में 3 चरण गतिविधियों के रूप में सम्मिलित होते हैं। क्या क्या, एक तो बौद्धिक क्रिया होती है। बौद्धिक क्रिया में क्या होता है, वास्तविक रूप में अवसर ढूंढे जाते हैं। क्या अवसर ढूंढे जाते हैं कि वास्तव में निर्णय कब लेना है। दूसरा है संरचना क्रिया। संरचना क्रिया के अंतर्गत अनेकों विकल्प होते हैं निर्णय लेने के लिए। और इसके बाद में चयन क्रिया, चयन क्रिया में एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है। तो 3 यहाँ चरण हो गए, बौद्धिक क्रिया, संरचना क्रिया और चयन क्रिया। फिर से बता रहा हूँ, इसमें अवसर की बात आती है, इसमें विकल्पों की बात आती है, अनेकों विकल्प होते हैं, और यहाँ पर फिर एक विकल्प का चयन होता है किसमें, चयन क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट, इसी को जोड़ते हैं, विकल्प या निर्णय में तथ्य तथा मूल्य दोनों शामिल होते हैं।
विकल्प या निर्णय में तथ्य तथा मूल्य दोनों शामिल होते हैं। तो ये बात वास्तव में जैसे राजनीति विज्ञान में हम उत्तरी व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं तो उत्तरी व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों की बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हर्बर्ट साइमन ने तथ्य और मूल्य दोनों की बात की है। समाज के सर्वोच्च मूल्य हैं, उन सर्वोच्च मूल्यों की अनदेखी नहीं करनी है, सर्वोच्च मूल्यों का साथ देना है, सर्वोच्च मूल्यों का साथ देना है और इसी के साथ में तथ्यों का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है कि अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। तो नोट कीजिएगा, तथ्य तथा मूल्य दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, साइमन का तर्क है कि संगठन के सदस्यों का व्यवहार आंशिक रूप से संगठन के उद्देश्यों से निर्धारित होता है। वास्तविक रूप में संगठन के सदस्यों का जो व्यवहार है वह आंशिक रूप से संगठन के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है। डेफिनेटली उसका उद्देश्य क्या है, इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात, संयोजित तथा असंयोजित, संयोजित तथा असंयोजित निर्णयों के अंतर्गत हर्बर्ट साइमन ने अंतर किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संयोजित निर्णय वास्तविक रूप में आदतें और कौशल के आधार पर होता है। ये एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि यहाँ जो निर्णय लिया जाता है वह निर्धारित होता है, निश्चित होता है, पूर्व निर्धारित होता है, जबकि असंयोजित के अंतर्गत वास्तव में एकदम नए रूप में निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ हर्बर्ट साइमन ने संयोजित और असंयोजित निर्णय में अंतर किया है। ये आदत, हैबिट्स और स्किल्स, कौशल पर निर्भर करता है। यहाँ पूर्ण रूप में नए निर्णय होते हैं। नेक्स्ट बात, इस उपागम के मतलब व्यवहारवादी उपागम, इस उपागम के अनुसार प्रशासनिक क्रिया समूह की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक क्रिया समूह की क्रिया होती है, ग्रुप की क्रिया होती है। और फिर इसके 3 चरण होते हैं। नंबर 1, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तत्वों को अलग करना। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले तत्वों को अलग किया जाए, उसके बाद में तत्वों का चुनना और फिर संगठन के सदस्यों को इन तत्वों की जानकारी देना। ये इसके 3 जो है चरण होते हैं। इसको भी आप नोट कीजिएगा, किसी भी कंपटीशन में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात है, मानव व्यवहार तथा उसकी संरचना एक समूह प्रयास के साथ अंतर संबंध संगठन के व्यवहारवादी उपागम का सार है। आप नोट कीजिएगा, ये बात लास्ट में आ गई है। इसका सार क्या है? किसका? व्यवहारवादी उपागम का सार, निष्कर्ष, निचोड़ क्या है? मानव व्यवहार तथा उसकी संरचना, मानव व्यवहार तथा उसकी संरचना, संगठन, मानव व्यवहार तथा उसकी संरचना एक समूह प्रयास के साथ अंतर संबंध संगठन के व्यवहारवादी उपागम का सार है। मतलब वास्तविक रूप में संगठन के व्यवहारवादी उपागम का जो सार है, फिर से बोल रहा हूं, संगठन के व्यवहारवादी उपागम का जो सार है वह है मानव व्यवहार तथा उसकी संरचना एक समूह प्रयास के साथ अंतर संबंध। मतलब एक संरचना कोई भी संरचना हो, चाहे वह एक संरचना और उस संरचना में कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। वास्तव में इस अंतर संबंध को ही व्यवहारवादी उपागम का सार माना गया है। अर्थात संगठन के व्यवहारवादी उपागम का ये सार है। इसको नोट कीजिएगा, इसमें किसी भी रूप में प्रश्न बन सकता है। अगली बात, संगठन सिद्धांत के विकास में यह उपागम एक महत्वपूर्ण नया मोड़ है। अब ध्यान दीजिएगा, संगठन के अनेकों सिद्धांत दिए गए हैं, मैंने कितने ही अपलोड भी कर दिए हैं। तो संगठन के सिद्धांत के विकास में यह उपागम एक महत्वपूर्ण नया मोड़ है। मतलब जो व्यवहारवादी उपागम है वह संगठन के सिद्धांत के विकास में, संगठन के सिद्धांत के विकास में व्यवहारवादी उपागम एक क्या है? नया मोड़ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अंतिम, इसने संगठन को, किसने? व्यवहारवादी उपागम ने। इसने संगठन को, इसने मतलब व्यवहारवादी उपागम ने, इसने संगठन को परखने का एक नया मोड़ दिया तथा संदर्भ के एक नए रूप निर्णय निर्माण को प्रस्तुत किया। इन्होंने वास्तविक रूप में इस उपागम के आधार पर निर्णय निर्माण को प्रस्तुत किया कि वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत, किसी भी संरचना के अंतर्गत निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के निर्णय लिया जाता है। अब निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है ये मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। जब लगभग 7-8 लेक्चर और है, ये अपलोड होने के बाद में निर्णय निर्माण की बारी आएगी, वहाँ पर मैं अलग से ये सब बातें बताऊंगा। यहाँ तो केवल हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी उपागम बताया है, जो कि ये कहता है, क्या कहता है, फिर लास्ट में बता रहा हूँ, जो कि ये कहता है, क्या कहता है?
कि संरचनाओं के बजाय, मतलब किसी भी संगठन की बात आप कर रहे हैं तो संगठन की जो संरचनाएं होती है, संरचनाओं के बजाय संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन पर बल देता है। ये फिर से कह रहा हूं, संरचनाओं के बजाय संगठन में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब ये संरचना के ढांचे का अध्ययन करने के बजाय, संरचना जैसे मान लीजिएगा कार्यपालिका की बात करते हैं, हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका के बजाय, उसके ढांचे के बजाय उस कार्यपालिका में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है कि भाई वास्तव में संरचना में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। केवल संरचना के ढांचे के अध्ययन के आधार पर प्रशासनिक व्यवहार को नहीं समझा जा सकता है। यह इसका मूल निचोड़ या सार है। एक तो ये हो गया और एक इसका ये हो गया। ये दो बातें यदि स्पष्ट हो गई तो व्यवहारादि उपागम को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकती है। यस, ये हो गया व्यवहारवादी उपागम, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप व्यवहारवादी उपागम को ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।